ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 109। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि फंग हैंगकांग का चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। घटनाएं उसके अनुमानों से कहीं आगे निकल चुकी थीं। सिर्फ 4 दिन में युनचे ने उसके 4 बेटों, 5 एल्डर्स और अब सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के 2 ग्रैंड एल्डर्स को मार दिया था। उसने सच में डिवाइन फिनिक्स सेक्ट की नींव हिला दी थी। उसे एहसास होने लगा था कि उसने जिससे पंगा लिया है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि एक असली डीमन है। फंग हैंगकांग अपने बेटे को बोलता है, जिस पर फंग सिमिंग जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहता है, जी फादर हुक्म दीजिए। अब आगे फंग हैंगकांग एक मिस्टीरियस जलता हुआ रेड जेड उसके हाथों में दे देता है। वो कहता है, ये फिनिक्स गॉड जेड है, इसे लो और फिनिक्स फायर डिवाइन रेल्म में जाओ। अपने दादा को ढूंढो, उन्हें बताओ एल्डर त्यान्यू और एल्डर तियनकिंग मर चुके हैं और तुम्हारे 4 रॉयल भाई भी। फंग सिमिंग विरोध करता है, लेकिन फंग हैंगकांग जोर देता है, जल्दी जाओ। फंग सिमिंग मान जाता है, जी। वो तेजी से फिनिक्स गॉड ग्रेट हॉल की तरफ उड़ जाता है। फंग फेली एक लंबी सांस लेता है। हमारे सेक्ट की ताकत ने कब से 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स को बेचैन कर रखा है। उन्होंने जरूर कोई साजिश रची होगी। यही एक एक्सप्लेनेशन था जो वो सोच सकता था। फंग हैंगकांग लेकिन धीरे से अपना सिर हिलाता है। वो कहता है, नहीं, जिस शख्स ने एल्डर त्यान्यू और एल्डर तियनकिंग को मारा वो युनचे था। क्या? आसपास के लोग बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। उनके चेहरों पर साफ अविश्वास दिख रहा था। यह नामुमकिन है, यह बिल्कुल नामुमकिन है। फंग हैंगकांग की सांसें बेहद भारी हो गई थीं। वो कहता है, एल्डर तियान्यू ने कोई सोल मैसेज नहीं छोड़ा। उनकी जान अचानक से ली गई, जबकि एल्डर तियनकिंग अपनी ही लाइफलाइन को नष्ट करके मरे। मरने से पहले जो सोल ट्रांसमिशन उन्होंने छोड़ा उसमें सिर्फ 2 शब्द थे, युनचे। इसी पल सभी फिनिक्स एल्डर्स के एक्सप्रेशंस अचानक बदल जाते हैं और वो साउथ ईस्ट की तरफ देखते हैं। हवा का एक तेज झोंका उनकी तरफ तूफानी स्पीड से बढ़ रहा था। 50 किलोमीटर दूर से भी उसकी प्रोफाउंड ऑरा का आतंक सभी फिनिक्स एल्डर्स के चेहरों का रंग उड़ा देता है। फंग हैंगकांग दहाड़ता है, जल्दी से फिनिक्स फायर बैरियर को एक्टिवेट करो। 2 मोनार्क्स को मारने की काबिलियत के साथ अगर उसने कत्लेआम शुरू कर दिया तो कोई उसे रोक नहीं सकता था। युनचे की स्पीड पूरी तरह से अनलीश हो चुकी थी। फिनिक्स सिटी के पास पहुंचने से पहले एक अजीब सी प्रोफाउंड एनर्जी की फ्लक्चुएशन दिखाई दी। वो धीमा हुआ लेकिन फिर भी एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन से जा टकराया। एक बैंग के साथ उसे दूर पीछे फेंक दिया गया। एक क्रिम्सन रेड रोशनी चमकी और गायब हो गई। युनचे मजाक उड़ाता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर? वो हेवन स्माइटिंग सोर्ड को बुलाता है और आगे हमला कर देता है। एक जोरदार धमाके ने आसमान को हिलाकर रख दिया। पूरा बैरियर और यहां तक कि पूरा डिवाइन फिनिक्स सेक्ट कांप उठा। बूम 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 की आवाजों के साथ एक के बाद एक अटैक, जैसे आसमान का हथौड़ा हो। उसकी तलवार बेरहमी से फिनिक्स फायर बैरियर पर टकरा रही थी और फिनिक्स सिटी के अंदर के हर इंच स्पेस को हिला रही थी। बूम! 13वें अटैक पर प्रोफाउंड स्काई 7 नेशंस के नंबर 1 सेक्ट को बचाने वाले इस 1000 साल पुराने बैरियर पर एक क्रिम्सन रेड दरार दिखाई दी और तेजी से फैलने लगी। बैरियर के अंदर वो फिनिक्स एल्डर्स जिन्होंने विश्वास करने से इनकार कर दिया था अब डर और हैरानी से भरे चेहरों से घूर रहे थे, जैसे उन्होंने कहानियों के डीमन गॉड को देख लिया हो। फिनिक्स सिटी के वेस्ट में फिनिक्स पर्चिंग वैली शहर से धीमे धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं। एक जेड ग्रीन झील के किनारे फेंग शुएर ने अपनी सपनों जैसी सुंदर आंखें खोली। वो खड़ी होती है और धीरे से बड़बड़ाती है, शहर से आवाजें आ रही हैं। क्या कुछ बड़ा हुआ है? यहां तक पहुंचने वाली एक धमाके की आवाज नॉर्मल नहीं थी। वो हिचकिचाती है, फिर धीरे से स्नो फिनिक्स के पंखों को छूती है। वो कहती है, सेक्ट में जरूर कुछ बड़ा हुआ है लिटिल वाइट, हमें जल्दी वापस जाना होगा। एल्डर्स आसमान को खाली नजरों से घूर रहे थे, बिल्कुल हैरान और परेशान। एक हकलाते हुए कहता है, फिनिक्स फायर बैरियर को तो 2 महीने पहले ही और स्ट्रांग किया गया था। यहां तक कि एल्डर्स त्यान्यू और तियनकिंग भी इसे तोड़ नहीं सकते। युनचे, वो हालांकि दरारें जल्दी से ठीक हो रही थीं, लेकिन हेवन स्माइटिंग सोर्ड के बेजोड़ हमलों के नीचे बैरियर का अपने आप को ठीक करना एक हारी हुई लड़ाई थी। युनचे की तलवार के हर अटैक के साथ डिवाइन फिनिक्स सिटी कांप जाती और नई दरारें आग की तरह फैल जाती। फंग फेली डर से कांपते हुए दहाड़ता है, उसके पास ऐसी राक्षस जैसी ताकत कैसे हो सकती है?
नामुमकिन, नामुमकिन। उसे अब याद भी नहीं था कि पिछले 1 घंटे में उसने कितनी बार नामुमकिन कहा था। जब युनचे का 29वां अटैक पड़ा तो बैरियर पर मकड़ी के जाले जैसी दरारों का एक बड़ा जाल बन गया। इसके सेंटर में 15 सेंटीमीटर के गैप के साथ एक अजीब सी रेड रोशनी दिखी। युनचे के होठों से एक ठंडी हंसी निकलती है और हेवन स्माइटिंग सोर्ड सीधा आगे घुस जाती है। वो दहाड़ता है, फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार। तलवार की रोशनी हवा को चीरते हुए आसानी से बैरियर के पार चली जाती है। ओपनिंग 1.5 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है और टूटे हुए डैम से पानी की तरह एनर्जी बाहर निकलने लगती है। एक एल्डर चिल्लाता है, बैरियर टूट गया। 30 अटैक। प्रोफाउंड स्काई 7 नेशंस के नंबर 1 सेक्ट के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ने में सिर्फ 30 अटैक लगे। युनचे उस ओपनिंग से गुजरकर आसमान से नीचे उतरता है। एक हड्डियों को जमाने वाली ऑरा हर किसी के दिमाग और आत्मा को घेर लेती है। जो डिसाइपल्स पहले नफरत करते थे और जो ताकतवर एल्डर्स थे, अब उनके दिल में ठंडक महसूस हो रही थी और वो अनजाने में ही पीछे हट गए। किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। अब उन्हें डर के साथ समझ आ गया था कि उनकी ओवरलॉर्ड स्ट्रेंथ उस आदमी के सामने कुछ भी नहीं थी जिसे उन्होंने 1 दिन पहले तक नफरत से देखा था। अब किसी को भी इस बात पर शक नहीं था कि फेंग तियान्यू और फेंग तियनकिंग को उसने ही मारा है। एक एल्डर चिल्लाता है, सेक्ट मास्टर को बचाओ। सारे फीनिक्स एल्डर्स जल्दी से फंग हेंगकोंग के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके हाथ कांप रहे थे और उनके जिस्म पर फीनिक्स फ्लेम्स भी हिल रही थीं। युनचे ऐलान करता है, फंग हेंगकोंग, भले ही मैं तुम्हें 10,000 बार मारना चाहता था, लेकिन अपनी ब्लू विंड नेशन और शुयर की खातिर मैंने तुम्हें 4 मौके दिए। फिर भी तुम हर बार उन्हें पकड़ने से इनकार करते हो। वो आराम से अपना हाथ घुमाता है। हेवन स्माइटिंग सोर्ड की ताकत एक तूफानी लहर की तरह आगे फैलती है। नीचे सैकड़ों डिवाइन फीनिक्स डिसाइपल्स भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अटैक पूरा होता है, उनके जिस्म कांप उठते हैं। उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं, खून की नसें फट जाती हैं और मेरिडियंस टूट जाते हैं। वो मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन 1 मीटर नीचे धंस जाती है। खून से क्रिम्सन रेड रंग जाती है। पहले से डरे हुए क्लैन मेंबर्स अब बुरी तरह से डर जाते हैं। युनचे ने तो कोई हरकत भी नहीं की थी। उसने तो बस अपने हाथों में तलवार घुमाई थी। फंग फेली कांपती हुई उंगली से युनचे की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, कौन कौन कौन? आखिर हो कौन तुम युनचे बिल्कुल नहीं हो सकते। युनचे फंग हेंगकोंग के सामने जमा एल्डर्स को ठंडापन से बेइज्जत करता है। डिवाइन फीनिक्स के बूढ़े कुत्तों के झुंड, क्या तुम लोग आम तौर पर कानून से ऊपर नहीं रहते? क्या तुम मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहते थे? अब जब मैं यहां खड़ा हूं तो तुम सब छलनी की तरह क्यों कांप रहे हो? कितना दयनीय नजारा है। फंग फेली की आंखें खून से लाल हो जाती हैं। उसकी तलवार की नोक एक जेड जैसी स्कारलेट क्रिस्टल बन जाती है। वो कहता है, तुम, मेरा शानदार डिवाइन फीनिक्स सेक्ट, तुम जैसे जंगली बच्चे से कभी नहीं डरेगा। वो दहाड़ता है, मर जा, और सीधा युनचे पर अटैक करता है। सबसे ताकतवर एल्डर के पूरी ताकत वाले अटैक का सामना करते हुए युनचे बिल्कुल भी नहीं हिलता और आराम से हेवन स्माइटिंग सोर्ड को घुमा देता है। भारी तलवार एक भयानक तूफान पैदा करती है। उसकी फीनिक्स फ्लेम्स फेंग फेली की फ्लेम्स से 100 गुना ज्यादा गर्म थीं। स्पेस टूट जाता है। फेंग फेली की क्रिस्टलाइज्ड लंबी तलवार चूर चूर हो जाती है। फेंग फेली दर्द से चिल्लाता है, आह! उसे एक कटी हुई पतंग की तरह हवा में फेंक दिया जाता है। हवा में दर्जनों मीटर लंबी खून की लाल लकीर बनती है। उसका दायां हाथ पूरी तरह से गायब हो चुका था। यह नजारा हर किसी के अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर देता है। उनका सबसे ताकतवर एल्डर एक ही झटके में एक बहुत छोटे उम्र के लड़के से हार गया। फंग फेली के जमीन पर गिरने से पहले ही युनचे अपनी तलवार फिर से घुमाता है। एक फीनिक्स एरो छोड़ता है जो उसका पीछा करता है। एक एल्डर चिल्लाता है, रोको इसे। फीनिक्स एरो फेंग फेली की छाती से जैसे ही वो जमीन पर गिरता है टकराता है। फीनिक्स फ्लेम्स बेरहमी से जल उठती हैं। उसके जिस्म को राख में बदल देती हैं। 10वें एल्डर फेंग लिंगशन दहाड़ता है। उसके शब्दों में डर और निराशा की कपकपाहट थी। युनचे, मेरा डिवाइन फीनिक्स सेक्ट कसम खाता है कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। एंसेस्ट्रल फीनिक्स गॉड तुम पर जरूर आसमानी सजा देंगे। युनचे मजाक उड़ाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंसेस्ट्रल फीनिक्स गॉड का नाम लेने की? उसका जिस्म हिलता है और वो सैकड़ों मीटर दूर अपीयर होता है।
उसकी ऑरा फंग हेंगकोंग और एल्डर्स पर टिक जाती है, जिनके चेहरे राख जैसे हो जाते हैं और ठंडा पसीना टपकने लगता है। फेंग लिंगशन अब और प्रेशर सह नहीं पाता। वो दहाड़ता है और आगे बढ़ता है। 4 और हैरान एल्डर्स अपने दांत पीसते हैं और पीछे चल देते हैं। वो अपने सबसे भयानक जानलेवा मूव्स से हमला करते हैं। बर्निंग माउंटेन ब्लेड, फीनिक्स फ्लेम बर्निंग हेवन, फीनिक्स फ्लेम स्काई पियर्सिंग सोर्ड। अगर सभी एल्डर्स ने शांति से एक साथ हमला किया होता तो वो युनचे को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते थे, लेकिन उनका इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज्यादा था। वो एक डरपोक भेड़ियों के झुंड की तरह थे जो एक अकेले टाइगर का सामना कर रहे थे। सिर्फ 5 ने हमला किया। बाकी सब फंग हेंगकोंग के आसपास डरे सहमे खड़े थे, अनजाने में ये सोचते हुए कि लड़ना बेकार है। आने वाले 5 हमले युनचे के कपड़ों को उठा देते हैं। सिर्फ 5 लोगों के साथ उसे उनसे बचने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हेवन स्माइटिंग सोर्ड फिनिक्स फ्लेम्स से जल उठती है। उसके पीछे एक फायर वुल्फ का फैंटम दिखता है। युनचे तलवार को बाहर दे मारता है। वो चिल्लाता है, फिनिक्स स्काई वुल्फ स्लैश। विशाल स्काई वुल्फ का सिलुएट आगे बढ़ता है। आसानी से 5 एल्डर्स की फ्लेम्स तलवार की रोशनी और ब्लेड के साय को तोड़ देता है। उनके हथियार टूट जाते हैं। उनकी छाती पर ऐसा लगता है जैसे बिजली गिरी हो। वो चीखते हैं जैसे रोते हुए भूत हों और उनके जिस्म खून के फटे हुए थैलों की तरह हवा में उड़ जाते हैं। वो और पास उड़ता है। उसका बर्फ जैसा ठंडा किलिंग इंटेंट 5 बुरी तरह से घायल एल्डर्स पर टिका हुआ था। वो फंग लिंगशन की तरफ अपनी तलवार फिर से घुमाता है। उसी पल एक गरजती हुई दहाड़ आती है। डेविल स्पॉन, तेरी हिम्मत कैसे हुई? दहाड़ में जो प्रेशर था वो युनचे को हैरान कर देता है। उसकी हरकतें धीमी हो जाती हैं। उसके सामने की जमीन फट जाती है और एक मोटी घनी आग सीधा उसकी तरफ आती है। रोशनी गायब होने के बाद गुस्से से भरी स्कारलेट जेड जैसी आंखों वाला एक एल्डर अपीयर होता है। उसके बाल, दाढ़ी और यहां तक कि आंखें भी डार्क रेड थीं। उसके माथे पर एक फ्लेम इम्प्रिंट खून जैसी रोशनी छोड़ रहा था। इस इंसान की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ फंग तियान्यू से कई गुना ज्यादा थी। युनचे की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो जल्दी से अपनी तलवार पीछे खींचकर ब्लॉक करता है। हेवन स्माइटिंग सोर्ड जोर से युनचे की छाती पर टकराती है, उसे दूर फेंक देती है। वो खून की एक बड़ी धुंध थूकता है और गुस्से से चिल्लाता है। जबरदस्ती अपना बैरियर एक्टिवेट करता है। युनचे हवा में पलट जाता है। जब बैरियर टूट जाता है, आखिरकार रेड रोब वाले एल्डर की प्रोफाउंड एनर्जी को डिफेंड कर लेता है। एल्डर हैरान दिखता है, लेकिन उसकी हथेली तेजी से पलटती है। 6 बिखरे हुए हथियार के टुकड़े जलते हुए स्कारलेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं और सीधा युनचे की तरफ शूट होते हैं। पू 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 पू। स्कारलेट ग्लो से चमकते हुए 6 टुकड़े युनचे के जिस्म में घुस जाते हैं, जिससे खून के 6 फव्वारे फूट पड़ते हैं। युनचे कराहता है। हेवन स्माइटिंग सोर्ड गायब हो जाती है। एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग का इस्तेमाल करके वो एक गुजरते हुए तूफान की तरह ईस्ट की तरफ निकल जाता है। रेड रोब वाले एल्डर की आंखों में फिर से हैरानी दिखती है। वो जानता था कि वो धार कितने ताकतवर थे। वो युनचे के जिस्म को पार भी नहीं कर पाए थे। अलग अलग फीनिक्स एल्डर्स और डिसाइपल्स राहत से रोते हैं। वो नए आए हुए को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई भगवान हो। वो चिल्लाते हैं, ग्रैंड सेक्ट मास्टर। फंग हेंगकोंग ऊपर देखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसका अंदाज विनम्र था। वो कहता है, रॉयल फादर। सभी प्रिंसेस घुटने टेक देते हैं, शौक और उत्तेजना दोनों में। वो कहते हैं, ग्रैंड फादर। ये रेड रोब वाला एल्डर डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का ग्रैंड सेक्ट मास्टर फेंग तियानवेई है। जैसे ही फेंग तियानवेई तबाही को देखता है, उसकी आंखों की हैरानी बेहद गुस्से में बदल जाती है। उसका जिस्म हिलता है और एक पल में वो 300 मीटर से ज्यादा दूर होता है, उस दिशा में पीछा करते हुए जहां युनचे भागा था। युनचे अपनी ही छाती पर मुक्का मारता है। जबरदस्ती 6 हथियार के टुकड़े बाहर निकालता है। घावों से खून फूट पड़ता है। दांत पीसते हुए वो घावों को सील करता है। एक स्नो कलर्ड गोली खाता है और दूसरी को पीसकर उसके पाउडर को गहरे घावों पर लगाता है। आखिरकार उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकलती है। उसके अंदरूनी और बाहरी घाव दोनों हल्के नहीं थे। अगर उसके ड्रैगन गॉड मैरो ने उसकी हड्डियों को प्रोफाउंड गोल्ड जितना सख्त न बनाया होता तो वो 6 घाव 6 आर पार के छेद होते। जस्मिन बोलती है, वो पीछा कर रहा है। युनचे बिना पीछे मुड़े जवाब देता है, मुझे पता है। जस्मिन ठंडा सा हंसती है। आखिरकार एक ऐसा वक्त आ ही गया जब तुम इतने बड़े नुकसान में हो। ये तो बहुत ही रेयर नजारा है। युनचे दांत पीसता है।
वो कहता है, किसे पता था कि वो जमीन के नीचे से अपीयर होगा। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के सारे सॉवरेंस फीनिक्स फायर डिवाइन रेल्म नाम की जगह पर रहते हैं। अगर वो मेन हॉल से अपीयर होता तो मेरे पास भागने के लिए काफी दूरी होती। इस रेड रोब वाले बूढ़े ने नियम तोड़ दिए। कफ कॉफ कॉफ। वो खून के बड़े बड़े थक्के थूकता है। उसका अंदरूनी घाव कहीं ज्यादा गहरा था। हालांकि उसकी रिकवरी तेज थी, पर तुरंत नहीं थी। घावों ने उसे धीमा कर दिया था और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को जबरदस्ती इस्तेमाल करने से घाव और बढ़ जाते। फिर भी उसकी स्पीड बिजली जैसी थी, फंग तियान्यू से भागते वक्त से कहीं ज्यादा तेज। लेकिन फंग तियान्यू नहीं था। वो पीछे नहीं छूटा। उसकी खतरनाक ऑरा और पास आती जा रही थी। यूनचे भौहें सिकोड़कर पूछता है, यह बूढ़ा फेंग तियानवे ही होना चाहिए। इसका प्रोफाउंड कल्टीवेशन लेवल क्या है? जैस्मिन आराम से जवाब देती है, सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के 6th लेवल। यह ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उसने पहले अंदाजा लगाया था कि फेंग तियानवे की ताकत 3rd या 4th लेवल पर होगी। सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म में फेंग तियान्यू से पूरे 3 लेवल ऊपर होना। उसे एहसास होता है कि फेंग तियानवे के टैलेंट ने अपनी जनरेशन के दूसरों को पूरी तरह से कुचल दिया था। यूनचे बड़बड़ाता है, तभी तो उसके 2 हमले मुझे इतना बुरी तरह से घायल कर पाए। लेकिन उसकी आंखों में राहत नहीं बल्कि गुस्सा दिखाई देता है। सर्वशक्तिमान और शानदार से ऐसी दयाजनक हालत में पहुंचने की बेइज्जती उसके अंदर एक पागलपन की भावना जगा देती है। हाँ। यूनचे भारी सांसें लेता है। उसकी छाती ऊपर नीचे होती है। उसकी आंखों में भयानक लुक और भी ज्यादा चिड़चिड़ा होता जाता है। यहां तक कि जैस्मिन भी स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर एक बेहद खतरे का एहसास कर सकती थी। क्या यूनचे ने फेंग तियान्यू और फेंग तियानकिंग को मार डाला? यह खबर सुनते ही जीजी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो सिर्फ इसीलिए हैरान नहीं था कि यूनचे की जबरदस्त स्ट्रेंथ ने एक बार फिर सारी एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया था, बल्कि इसलिए भी कि उसने 2 डिवाइन मोनार्क्स को मारने की हिम्मत कैसे की। एक भी मोनार्क का गिरना एक बहुत बड़ी बात थी, और 2 की मौत से तो डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की नींव ही हिल सकती थी। ये सारी घटनाएं अब एक सिंपल दुश्मनी से बहुत आगे बढ़ चुकी थीं। जीजी बड़बड़ाता है, ये तो एकदम पागल है, कुछ भी कर सकता है। उसका हमेशा का शांत स्वभाव टूट चुका था। 2 सॉवरेंस को मारने से अब फेंग तियानवे और डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के हर छिपे हुए डिवाइन मोनार्क को सामने आना ही पड़ेगा। इससे भी बुरा यह हो सकता है कि इससे उनका एंसेस्ट्रल फीनिक्स गॉड ही जाग जाए। उसका सबऑर्डिनेट पूछता है, क्या हमें उसे वार्न करना चाहिए? जीजी धीरे से अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, नहीं, यह मामला अब हमारे कंट्रोल से बाहर है। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट अपनी पूरी ताकत से बदला लेगा और हम इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। अब वक्त आ गया है कि यूनचे का बैकर ओल्ड मैन डुओतियन खुद सामने आए, वरना 100 जिंदगियां भी उसे सेक्ट के गुस्से से नहीं बचा सकती। वो ग्रीन रोब्ड आदमी पूछता है, अगर ओल्ड मैन डुओतियन का सामना डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के फीनिक्स स्पिरिट से हुआ तो कौन जीतेगा? जीजी एक पल के लिए सोचता है और फिर जवाब देता है, अगर सन मून डिवाइन हॉल की रिपोर्ट सही है तो ओल्ड मैन डुओतियन आराम से जीत जाएगा। शायद यही वजह है कि यूनचे ने इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत की। उसके पास एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, लिमिटलेस पोटेंशियल और एक जबरदस्त बैकर है, और इन सब के साथ उसकी पर्सनैलिटी भी काफी क्रूल और रेजोल्यूट है। जीजी एक लंबी सांस छोड़ता है। ऐसे इंसान से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए जब तक तुम्हें पूरा यकीन ना हो कि तुम उसे मार सकते हो, और अगर तुम्हें यकीन है तो बिना एक पल गंवाए उस पर हमला कर देना चाहिए। जितनी जल्दी वो मरे उतना ही अच्छा है। सबऑर्डिनेट पूछता है, मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं? अब जब फेंग तियानवे निकल पड़ा है तो उनके बीच रहना इम्पॉसिबल होगा। जीजी कहता है, हंगामा इतना बड़ा हो चुका है कि अब हमें पास से नजर रखने की जरूरत नहीं है। फौरन एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी, सन मून डिवाइन हॉल और माइटी हेवनली सोर्ड रीजन को इन्फॉर्म करो। यूनचे ने 2 मोनार्क्स को मार दिया है। एक 22 साल के लड़के के हाथों मोनार्क्स का मरना एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को शुरू कर चुका है जो अब हर दिशा में फैलेगा। सबऑर्डिनेट कहता है, समझ गया। हवा तेजी से चल रही थी जब यूनचे साउथ की तरफ भागा और उसके पीछे से एक विशाल रेड फिगर लगातार उसके करीब आ रहा था। जैस्मिन की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम उससे बचकर भागने के लिए परेशान नहीं लग रहे? यूनचे की आंखें थोड़ी फड़कती हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। जैस्मिन वॉर्न करती है, वो तुम्हें 15 मिनट में पकड़ लेगा।
लेकिन अगर तुम अभी पर्गेटरी एक्टिवेट करते हो तो इतने ही समय में तुम उससे बचकर भागने के लिए जरूरी लीड भी ले सकते हो। युनचे एकदम शांत और ठंडी आवाज में पूछता है, भाव जैस्मिन, अगर मैंने फीनिक्स सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? वो अपने सीने पर हाथ रखता है और अपने घाव भरने के लिए हेवन और अर्थ के एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है। जैस्मिन हल्के से हंसते हुए बोलती है, हाँ, अब आए ना अपनी असली औकात पे। तुमने 4 प्रिंसेस, अनगिनत एल्डर्स और 2 मोनार्क्स को मार दिया, फिर भी सिर्फ हल्की चोट लगने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी नफरत जल रही है। युनचे साफ साफ कहता है, वो यही डिजर्व करते थे। मैं तो पहले ही काफी दयालु रहा हूं, मेरा कभी इतना क्रूल बनने का इरादा नहीं था, लेकिन अब जब फंग तियनवे खुद सामने आ गया है और वो मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो मेरे पास अपना फाइनल गिफ्ट टाइम से पहले देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैस्मिन शांत हो जाती है। सैकड़ों किलोमीटर उनके नीचे से निकल गए। फंग तियनवे, जो पहले बहुत पीछे था, अब सिर्फ 600 मीटर दूर रह गया था। युनचे के शांत नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट उसका पीछा कर रहा ग्रैंड सेक्ट मास्टर शॉक में था। उसने अपनी पूरी स्पीड लगा दी थी, फिर भी वो मुश्किल से ही गैप कम कर पाया था। युनचे से जो प्रोफाउंड एनर्जी निकल रही थी वो सिर्फ एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के 3रे लेवल पर थी, लेकिन उसकी स्पीड एक घायल इंसान के हिसाब से हैरान करने वाली थी। उसका ऑरा एकदम स्टेबल था, जैसा फेंग तियनवे ने एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी बिगड़ा हुआ नहीं था। उसने अपनी 70% पावर से जो हमला किया था वो उस लड़के की सांस तक को डिसरप्ट नहीं कर पाया था। ये इंसान, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब जब युनचे घिर चुका था, फेंग तियनवे ने अपनी पूरी पावर चैनल की। उसकी स्कारलेट आंखों में एक हड्डियां कंपा देने वाली नजर थी और उसके दोनों हाथों पर फिनिक्स फ्लेम्स जल उठे। वो अब इसे यहीं खत्म कर देगा। अचानक युनचे की स्पीड कम हो गई और उनके बीच का गैप तुरंत छोटा हो गया। फेंग तियनवे ने ताना मारते हुए कहा, आखिरकार इसकी हवा निकल गई, और हमला करने के लिए अपने हाथ उठाए। ठीक उसी पल युनचे गायब हो गया। फेंग तियनवे की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो तेजी से उस जगह पहुंचा और अपने सेंसेस से एरिया को स्कैन करने लगा। युनचे का फिगर वहां नहीं था, और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि उसका ऑरा पूरी तरह से गायब हो चुका था। एक मोनार्क के लिए प्रोफाउंड कंसीलिंग टेक्निक्स मजाक थीं, फिर भी युनचे उसके सेंसेस से गायब हो गया, जबकि उसने युनचे पर लॉक ऑन कर रखा था। उसने ऐसी चीज न कभी देखी थी और न ही सुनी थी। फंग तियनवे ने अपना प्रोफाउंड ऑरा फैला दिया और उसके सेंसेस कई दर्जन किलोमीटर के रेडियस में फैल गए। वो हवा में हिलते हुए घास के एक तिनके को भी डिटेक्ट कर सकता था, लेकिन युनचे का कोई नाम ओ निशान नहीं था। फेंग तियनवे दहाड़ता है, युनचे सामने आओ। उसके गुस्से के कारण उसके शरीर में फिनिक्स फ्लेम्स बाहर की तरफ फट पड़े। बूम की आवाज के साथ कई दर्जन किलोमीटर तक का पूरा लैंडस्केप पल भर में आग के समंदर में बदल गया। स्पेस डिवाइन फीनिक्स सिटी के बहुत ऊपर आसमान में फट जाता है। युनचे वापस दिखता है, जमीन से 10 किलोमीटर ऊपर हवा में तैरते हुए। उसके चारों तरफ एक स्कारलेट फ्लेम जल रही थी, लेकिन यह फीनिक्स फ्लेम नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा वायलेंट और हार्टलेस गोल्डन क्रो की फ्लेम थी। उसके हाथ में हथेली के साइज का प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क था। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपने हाथ खोले, उसके शरीर पर लगी फ्लेम्स और घनी हो गईं, जिससे आसमान का रंग एक भयावह स्कारलेट गोल्ड हो गया। हवा खुद लावा की तरह बहती हुई महसूस हो रही थी और एक डरावनी झुलसा देने वाली गर्मी नीचे शहर पर उतरने लगी। युनचे धीरे से फुसफुसाता है, डिस्ट्रक्शन डोमेन, येलो स्प्रिंग एशेस। उसका पूरा शरीर और आंखें एक जलती हुई रोशनी से चमक रहे थे और उसकी आवाज किसी शैतान के श्राप जैसी लग रही थी। नीचे फिनिक्स सिटी में एक उदासी भरा माहौल था। फंग हेंगकॉन्ग, उसके एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। उसके आसपास के एल्डर्स ने एक साथ ऊपर देखा। हवा का टेम्परेचर एक डरावनी स्पीड से बढ़ रहा था और आसमान से एक डिमोनिक प्रेशर नीचे आ रहा था। फंग हेंगकॉन्ग छत तोड़कर हवा में उछल गया। उसने ऊपर देखा और पाया कि आसमान में एक सर्कुलर स्कारलेट गोल्ड रंग की आग का गोला फैल रहा था। उसके सेंटर में एक ऐसी फिगर थी जिसे मीलों दूर अपनी जान बचाकर भागना चाहिए था। फंग हेंगकॉन्ग के मुंह से निकला, युन 6। फंग हेंगकॉन्ग की आंखें सुई की नोक जैसी छोटी हो गईं और उसका चेहरा पूरे डर से सफेद पड़ गया था। एक झुलसा देने वाली स्कारलेट गोल्ड रोशनी फीनिक्स सिटी पर छा गई, जो आसमान में फैले एक आग के झन्नुम से नीचे आ रही थी। इस आग ने आसमान का 1/3 हिस्सा घेर लिया था और लगातार बढ़ती जा रही थी। नीचे हर प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर रुक गया। उनके चेहरे हैरानी से ऊपर की तरफ उठे हुए थे। कोई धीरे से बोला, ये
ये क्या है? पूरे शहर में लोग हैरानी से अपने घर की तरफ बढ़ते हुए उस खून जैसे लाल सूरज को देख रहे थे। फंग हेंगकॉन्ग का चेहरा उस भयानक रोशनी से चमक रहा था। तापमान डरावनी गति से बढ़ रहा था, लेकिन उससे भी बुरा था वो जबरदस्त प्रेशर, एक ऐसी कयामत वाली ओरा जो उसने अपने बाप से भी कभी महसूस नहीं की थी। उसके शरीर का हर सेल बुरी तरह कांप रहा था। एक फिनिक्स एल्डर हकलाते हुए बोला, यह हो क्या रहा है? फंग शिमिंग की आवाज कांप रही थी और वो कहता है, ग्रैंडफादर तो युनचे के पीछे गए थे। ये यहां कैसे? ग्रैंडफादर कहां हैं? 15 मिनट से भी कम समय पहले युनचे बुरी तरह घायल होकर भाग रहा था और अब वो उनके ऊपर मंडरा रहा था और फेंग तियनवे का कोई अता पता नहीं था। फंग हेंगकॉन्ग अपने दांत पीसते हुए आदेश देता है, फौरन अपने ग्रैंडफादर को साउंड ट्रांसमिशन भेजो। उसने जरूर कोई चाल चलकर तुम्हारे ग्रैंडफादर को कहीं और भेज दिया है। उन्हें तुरंत यहां वापस बुलाओ। यह रूह को कुचल देने वाला प्रेशर बहुत बड़े खतरे का संकेत था। फंग शिमिंग चिल्लाकर कहता है, जी रॉयल फादर, और जल्दी से एक साउंड ट्रांसमिशन जेड निकालने लगता है। फंग हेंगकॉन्ग आसमान की तरफ चिल्लाकर कहता है, युनचे तुम करना क्या चाहते हो? हवा खुद झुलसा देने वाली आग जैसी लग रही थी। यहां तक कि फीनिक्स सेक्ट के मेंबर्स, जिनके पास हीट के लिए नेचुरल रेजिस्टेंस था, उन्हें भी पसीने आने लगे। कमजोर कल्टीवेशन वाले डिसाइपल्स को तो इसे सहने के लिए अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को एक्टिवली चैनल करना पड़ रहा था। युनचे हवा में 1 किलोमीटर ऊपर फ्लोट कर रहा था। उसका चेहरा अपनी लगभग सारी स्ट्रेंथ येलो स्प्रिंग एशेस डोमेन में झोंक देने से पीला पड़ गया था। यह उस अटैक से कई गुना ज्यादा पावरफुल था जिसने डिवाइन फीनिक्स आर्मी को बर्बाद कर दिया था। युनचे ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, उसकी आवाज किसी शैतानी चीख जैसी थी। फेंग हेंगकॉन्ग, ध्यान से देखो, यह जगह जहां एक डिवाइन स्पिरिट की इच्छा है लेकिन जो इतनी गंदी हो चुकी है, जल्द ही हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। उसके शब्द कोई खोखली धमकी नहीं थे। एक बार यह डोमेन नीचे उतर गया तो यह पूरे 5000 साल पुराने सेक्ट को राख में बदल देगा। एक गहरा बुनियादी डर फेंग हेंगकॉन्ग पर हावी हो गया। फिनिक्स एल्डर फेंग जिशुई दहाड़ता है, शैतान की औलाद, मौत के सामने भी इतना घमंड दिखा रहा है। वो सेक्ट मास्टर से धीरे से कहता है, वो सिर्फ एनर्जी जमा कर रहा है और खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। ये अटैक करने का सबसे सही समय है। फेंग जिशुई ऐलान करता है, मैं इसकी असलियत सामने लाता हूं। अपने फैसले पर पूरा भरोसा रखते हुए वो हवा में उछल पड़ा और युनचे की तरफ पंजे मारते हुए बढ़ा। वो पूरी तरह से गलत नहीं था। युनचे के पास डिफेंस के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी, लेकिन कोई भी फीनिक्स एल्डर गोल्डन क्रो की फ्लेम्स की पूरी पावर के पास नहीं जा सकता था। युनचे से 300 मीटर दूर फेंग जिशुई के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उसने ऊपर जाना बंद कर दिया और दर्द से चिल्लाते हुए नीचे जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। भीड़ चीख उठती है, एल्डर जिशुई! फंग हेंगकॉन्ग और दूसरे एल्डर्स आगे भागे, जहां उन्हें एक तीखी जली हुई बदबू आई। फेंग जिशुई के कपड़े, बाल और दाढ़ी राख बन चुके थे। उसकी खुली स्किन आधी लाल और आधी काले कोयले जैसी हो गई थी। उसकी बाहों के नीचे सिर्फ जली हुई हड्डियों के 2 टुकड़े बचे थे। फंग जिशुई हांफते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर, पास मत आना, इससे पहले कि उसका शरीर शांत हो जाए। एक हड्डियां कंपा देने वाली ठंडक फंग हेंगकॉन्ग और एल्डर्स की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उनके चेहरे मौत जैसे पीले पड़ गए। फंग हेंगकॉन्ग कांपने लगा। फिर उसने अपने दांत पीसे और खुद युनचे की तरफ उड़ गया। एल्डर्स चिल्लाए, सेक्ट मास्टर, और उसे रोकने की कोशिश की। वीडियो को लाइक और हाइप करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। साथ ही जिनसे कल तक का इंतजार नहीं हो रहा, वो मेंबरशिप लेकर कल का वीडियो आज ही देख पाएंगे।